सब्सक्राइब करें पोडियम क्लासेस को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि सभी एजुकेशनल वीडियोस का अपडेट आपको टाइम से मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के पोडियम क्लासेस में। मेरा नाम है पवन केसरवानी और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ्स के 2020 के क्वेश्चन पेपर को। साथियों, इससे पहले मैं इसका पार्ट 1 बना चुका हूं। पार्ट 1 में हमने 1 नंबर वाले क्वेश्चन को डिस्कस किया था और आज हम पार्ट 2 में 2 नंबर वाले क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो साथियों जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। हम शुरू करते हैं अपना सॉल्व करना। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक टोटल 7 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इस पे 2 नंबर वाले। तो चलिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 12, क्या कह रहा है कि x की पावर 4 y माइनस एक्स वाई की पावर 4 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड जैसे क्या होता है, जैसे आप बताइए, जैसे अगर यहाँ पे लिखा है 8 का गुणनखंड क्या होता है? 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब छोटे छोटे भागों में तोड़ना, एकदम जितने छोटे हो सके। जैसे अगर कोई कहे एक्स क्यूब का गुणनखंड क्या होगा, तो एक्स गुणे एक्स, ये होगा ना गुणनखंड। तो गुणा के रूप में खंड खंड कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया, उसी को कहते हैं गुणनखंड। तो यही क्या करना है, इसको क्या करना है, हमने इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। ये ज्ञात लिखा है। ठीक है, ज्ञात, गुणनखंड ज्ञात करना मतलब इसको तोड़ना है छोटे छोटे भागों में। ठीक है, तो चलिए करते हैं गुणनखंड इसका। इसको तोड़ते हैं तो ऐसे लिखे यहाँ पे सोल्यूशन, और जो है उसको उतार लीजिए। क्या है, x की पावर 4 y माइनस एक्स वाई की पावर 4। चलिए अब क्या करते हैं, दोनों में जो जो कॉमन है उसको पहले कॉमन ले लीजिए। इसको मतलब क्या करना है, आपको छोटे छोटे भागों में तोड़ना। देखिए, चाहे यहाँ पे लिखे गुणनखंड कीजिए, चाहे लिखे हल कीजिए, एक ही चीज़ है। ठीक है, अब इसमें कुछ है नहीं, तो सिर्फ इसको सॉल्व करना है। जितना आप इसको छोटा से छोटा, जितना आप इसको तोड़ सकें। तो चलिए तोड़ते हैं। क्या करते हैं, इसमें भी एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है, तो दोनों में एक्स वाई ना, तो एक्स वाई क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। एक्स वाई कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे एक 4x था, एक एक्स बाहर निकल गया, कितना बचा, 3x बचा ना। x की घात 4 थी, उसमें से एक x निकल गया तो कितना बचा, 3x बचा। y एक था, एक y निकल गया तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं। माइनस यहाँ पे एक ही x था, निकल गया, क्या बचा, कुछ नहीं। y 4 था, 4 में से एक निकल गया, कितना y बचा, 3y बचा। ठीक है, तो एक्स वाई जब कॉमन ले लिए तो अंदर क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे, देखिए ये इतना हो गया, और तोड़ना है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये कुछ a क्यूब माइनस बी क्यूब की तरह लग रहा है। और a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइन प्लस ए बी, यही होता है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है ना। तो चलिए यही कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, ए की जगह पर x है और बी की जगह पर y है। ठीक है, तो चलिए यही वाले सूत्र लगाते हैं। क्या होगा, एक्स वाई, यहाँ पे ब्रैकेट में मझला ब्रैकेट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर छोटा ब्रैकेट भी हमको लगाना है। क्या है, ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस वाई। ठीक है, फिर अगले ब्रैकेट में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए स्क्वायर क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई का स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि एक्स वाई। ठीक है, यही होगा हमारा आंसर। अब यहाँ पे देखिए, मझला ब्रैकेट चाहे लगाइए चाहे न लगाइए, क्यों, क्योंकि देखिए ये तीनों गुणे में है। ठीक है, तो जब तीनों गुणे में है तो एक्स, तो ये मझला ब्रैकेट लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो ये आप मत ही लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें बीच में प्लस होता तब मझला ब्रैकेट आप लगाते, तो उससे होता कि हाँ इसका गुणा तीनों में होगा, लेकिन जब गुणे गुणे में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और यही हो गया हमारा आंसर। अब इससे ज़्यादा कुछ टूटेगा नहीं, टूटेगा भाई। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, इसको और तोड़ो तो वो बेकार हो जाएगा। बस इतना सही है, इतना ही आप कर देना। ठीक है, तो इसका गुणनखंड कीजिए, मतलब इसको छोटे छोटे भागों में तोड़िए। तो पहले एक्स वाई कॉमन ले लिया तो ये निकल आया। फिर इसको और तोड़ना, इस पर हमने ध्यान दिया कि ये है क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो उस वाले सूत्र पर लगाया क्या है, ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि एक वर्गाकार मैदान की भुजा 28 मीटर लंबी है। यदि मैदान के अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता पैदल चलने वालों के लिए छोड़ा गया है, तो शेष मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, ऐसे सॉल्यूशन लिखिए। क्वेश्चन आ गया होगा आपका। सॉल्यूशन क्या कह रहा है, जो दिया है लिख लीजिए। दिया है क्या दिया है, वर्गाकार मैदान की भुजा, वर्गाकार मैदान की भुजा बराबर कितना दिया हुआ है, 28 मीटर। ठीक है, तथा मैदान के अंदर रास्ता कितना चौड़ा है, तथा
मैदान के अंदर चारों ओर रास्ते की चौड़ाई बराबर कितनी है? रास्ते की चौड़ाई कितनी है? 2 मीटर है ना, तो रास्ते की चौड़ाई कितनी है? 2 मीटर। ठीक है, तब शेष मैदान की भुजा बराबर क्या हो जाएगा? 28 - 2 बराबर 24 मीटर। अब आपको यहाँ तक समझ में आया? आधा लोग को समझ में आया होगा और आधे लोग को उड़ गया होगा। तो चलिए एक फिगर बनाते हैं। आप ऐसा करिएगा ना, फिगर भी बना दीजिएगा। फिगर यानी कि चित्र, आप चित्र भी बना दीजिएगा तो बढ़िया हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि एक मैदान है, ठीक है, एक मैदान है, कैसा है? वर्गाकार मैदान है, ठीक है, वर्गाकार यानी कि लंबाई चौड़ाई इसकी क्या होगी? बराबर होगी। तो ये वर्गाकार मैदान बन गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि वर्गाकार मैदान की भुजा कितनी है? 28 मीटर, यानी कि ये क्या है? 28 मीटर। लंबाई चौड़ाई सब कुछ क्या है? 28 मीटर। क्योंकि वर्गाकार है तो वर्ग में आप जानते हैं ना कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। तो 28 मीटर, ठीक है, मीटर मीटर ऐसे चारों तरफ मीटर आप लिख दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है? तथा मैदान के अंदर चारों ओर रास्ते की चौड़ाई कितनी है? 2 मीटर। तो चलिए ये मान लेते हैं 2-2 मीटर का रास्ता चारों ओर गया है। ये जो है ये क्या है? 2-2 मीटर का रास्ता। कितने मीटर का है? 2 मीटर का। ठीक है, यहाँ भी 2 मीटर का है, यहाँ भी चारों ओर 2-2 मीटर का रास्ता है। ठीक है, ये जो रास्ते की चौड़ाई है ये 2-2 मीटर की है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? तो शेष मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शेष मैदान यानी कि कौन सा मैदान? ये जो बीच वाला खाली स्थान बचा। देखिए ये तो पूरा मैदान था, उसमें ये चारों ओर 2-2 मीटर का रास्ता निकल गया, तो बचा क्या? ये मैदान बचा ना, यही शेष बचा ना। तो इसी मैदान का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तब जब क्षेत्रफल इसका ज्ञात करना है तो इसकी भुजा से हमको निकालना होगा ना भाई। तब शेष मैदान की भुजा कितनी आ जाएगी? 28 - 2 - 2, चाहे लंबाई चौड़ाई चाहे इधर इधर ले लीजिए चाहे इधर। देखिए ये टोटल 28 था, ठीक है, ये टोटल 28 था, लेकिन जब ये शेष वाले में आएंगे तो यहाँ पे 2 मीटर रास्ते की चौड़ाई यहाँ से निकल गई, 2 मीटर यहाँ से। देखिए ये लाइन अगर ऐसे ऐसे आप देखें तो ये लाइन पूरी इतनी 28 तक थी, लेकिन जो बचा हुआ भाग है उसमें से 2 मीटर इधर कट गया, 2 मीटर इधर कट गया, दोनों तरफ 2-2 मीटर रास्ता निकल गया। चाहे इधर इधर का ले लीजिए चाहे ऊपर नीचे का ले लीजिए चाहे ऐसे ऐसे ले लीजिए। देखिए ये टोटल 28 था, 28 में से 2 मीटर ये चला गया और 2 मीटर ये चला गया, तो ये अंदर वाला कितना बचा? 24 ही तो बचा ना। देखिए 28 में 2 यहाँ गया तो 26 हुआ, इधर से 2 चला गया तो 24 हुआ, तो वही है ना। तब शेष मैदान की भुजा 2 - 2, देखिए -2 - 2, तो 2 चाहे ऊपर नीचे से घटा दीजिए चाहे अगल बगल से 2-2 घटा दीजिए। ठीक है, तो 4 घट गया, तो कितना है? शेष मैदान की भुजा कितनी आई? 24 मीटर। तब शेष मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा? शेष मैदान की भुजा का स्क्वायर। क्या आएगा? शेष मैदान की भुजा का स्क्वायर, या फिर सीधे से आप कर दीजिए 24 × 24, 24 × 24। अरे भाई जब शेष मैदान का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो जो शेष मैदान की भुजा है उसी का तो स्क्वायर होगा। तो 24 × 24, शेष मैदान की भुजा कितनी है? 24 है, तो 24 × 24 तो गुणा कर लीजिए। 24 में जब आप 24 का गुणा करेंगे तो 4 चौका 16, 6 यहाँ से ले 4 दूना 8, 1 9, फिर 2 चौका 8, 2 दूना 4, कितना आया? 6 9 8 17, 4 1 5, कितना है? 576 वर्ग मीटर। ठीक है, यही आया हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया? क्या था कि एक वर्गाकार मैदान की भुजा 28 मीटर लंबी है, तो हमने बना लिया एक वर्गाकार मैदान बना लिया, उसकी भुजा क्या है? 28 मीटर लंबी है। अब देखिए वर्गाकार है तो अगर एक भुजा 28 है तो चारों भुजाएं क्या होती हैं? वर्ग की बराबर होती है ना, तो चारों भुजाएं बाकी की तीनों भुजाएं जो है वो क्या हो गई? वो भी 28 मीटर की हो गई। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि यदि मैदान के अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता पैदल चलने वालों के लिए छोड़ा गया है, तो मैंने बना लिया कि 2 मीटर चौड़ा रास्ता चारों ओर कह रहा ना, तो चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना लिया हमने। ठीक है, पैदल चलने वालों के लिए छोड़ा गया है, तो शेष मैदान का क्षेत्रफल बताइए। तो शेष मैदान क्या बचा? जब ये रास्ते को हटा देंगे तो शेष मैदान यही बचा ना, बीच वाला भाग, तो इसका क्षेत्रफल बताना है। अगर हमको इसका क्षेत्रफल बताना है तो इसी की भुजा चाहिए। तो देखिए टोटल मैदान तो 28 था, लेकिन 2-2 मीटर चौड़ा रास्ता अगल बगल से निकल गया, तो ये 24 हो गया, और 2-2 मीटर ऊपर नीचे से निकल गया तो ये भी 24 हो गया। यानी कि जब ये 24 है तो ये भी 24, ये भी 24, ये भी 24। अरे भाई चाहे जिधर से नापिए, मानिए ये वाला रास्ता अगर नाप रहे हैं तो इधर से 2-2 मीटर निकल गया, नीचे वाले में भी इधर से निकल गया। अगर ये वाला रास्ता ये वाला आप ले रहे हैं तो इसमें भी ऊपर नीचे से निकल गया, तो चारों तरफ से 2-2 मीटर निकल गया ना, तो 24 ही तो भुजा हुई। तब शेष मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा भाई?
शेष मैदान की भुजा का स्क्वायर, यानी कि देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर ना, तो वही तो शेष मैदान की भुजा क्या है 24 है, तो 24 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 24 गुणे 24, तो 24 गुणे 24 की तो क्या है 576 वर्ग मीटर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर नंबर 13। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर। ठीक है, जब से मैं मिटा रहा हूँ तब से आप जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाकी ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और नीचे टेलीग्राम चैनल है, तो दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 सेमी तथा 50 सेमी हैं, पहले और दूसरे त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, ऐसे लिखे सॉल्यूशन। क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप क्रमशः 40 तथा 50 सेमी है, तो बना लेते हैं, दो त्रिभुज बना लेते हैं, कैसा भी बना लीजिए। ठीक है, ये दोनों क्या है समरूप है। ठीक है, ऐसे बना लीजिए। ठीक है, इसको मान लेते हैं त्रिभुज एक, तो त्रिभुज को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में ट्रायंगल ना, तो ट्रायंगल 1, और इसको क्या मान लेते हैं ट्रायंगल 2। ठीक है, अरे ट्रायंगल नहीं, आप अपना इसका नाम रख दीजिए, आपका मर्जी है, मैं ऐसे T1 T2 रख दिया, टी से होता है ट्रायंगल, तो हमने ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 मतलब त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2 नाम रख दिया। चलिए ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। अब क्या कह रहा है, तथा दोनों का जो परिमाप है ना वो क्रमशः 40 सेमी तथा 50 सेमी है। क्या है, इसका परिमाप T1 का परिमाप ये दिया है 40 सेमी। ठीक है, 40 सेमी, और T2 का परिमाप कितना है 50 सेमी। क्या कह रहा है कि एक का परिमाप 40 सेमी है और दूसरे का परिमाप क्या है 50 सेमी है, तो पहले और दूसरे त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ऐसे पहले ये चित्र बना लीजिएगा, उसके बाद जो दिया है ऐसे लिखिए, दिया है क्या दिया है कि समरूप त्रिभुजों का परिमाप क्रमशः 40 तथा 50 सेमी है। ठीक है, तो पहले और दूसरे त्रिभुजों का ये दिया है, रहने दीजिए। ठीक है, दिया है, रहने दीजिए। अब ऐसे करिए, चूंकि हम जानते हैं कि देखिए, जब अगर हम जानते हैं तो लगा रहे हैं तो चूंकि मत लिखिए। ठीक है, अब ऐसे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर क्या होता है, भुजाओं के वर्गों का अनुपात। ठीक है, हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर दोनों समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात। ठीक है, क्या है, हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर दोनों समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात। ठीक है, दोनों समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात। अब देखिए, इसको तीनों का नाम रख दीजिए ना, मान लीजिए इसको A B C, और इसका क्या मान लेते हैं P Q और R, यही मानते हैं ना P Q और R। ठीक है, चलिए यह बड़ा बड़ा ऐसे वाला कर दीजिए, A B C P, इसे मानिए ऐसे Q, ऐसे मान लीजिए R। ठीक है, दोनों का नाम लिखिए। अब हम जानते हैं, देखिए ये चीज होता है, दो जो समरूप त्रिभुज होते हैं ना, उनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वो दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि अतः इनका जो क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि त्रिभुज A B C का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज P Q और R का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए क्षेत्रफलों का अनुपात यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। आप चाहे PQR को ऊपर लिख दीजिए, चाहे ABC को ऊपर लिख दीजिए, कोई आपका वो नहीं है, चाहे जिसको आप ऊपर लिखिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि अगर ABC वाला ऊपर है तो इधर भी ABC की ही भुजा ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर क्या करें कि दोनों समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात। तो इसकी संगत भुजाएं क्या है, उसके साथ वाली भुजा, उसके तरह वाली भुजा। जैसे अगर T1 में हम कहें त्रिभुज ABC, देखिए AB जो भुजा है वो PQ के संगत है, BC जो है वो QR के संगत है, और AC जो है वो PR के संगत है। समझ में आया ना, AB जो है वो PQR के संगत है,
BC जो है वो QR के संगत है, AC जो है वो PR के संगत है। तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक भुजा ले ले, दोनों समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात। तो AB का स्क्वायर बटा अगर इसका AB का स्क्वायर किए हैं तो बटा PQ का स्क्वायर बटा PQ का स्क्वायर। यही तो कह रहा ना कि दो समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफलों का अनुपात है, अनुपात मतलब बटे में, दोनों समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल अगर उसे बटे में लिखेंगे तो वो किसके बराबर होता है, दोनों की जो संगत भुजाएं है ना उसके बटे के बराबर होता है। तो ABC का क्षेत्रफल तो AB का स्क्वायर बटा PQR का क्षेत्रफल तो इधर भी PQ का स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, ये चीज होता है। चलो, लेकिन हमको क्या ज्ञात करना था बच्चा, हमको ज्ञात करना था इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो हमने ये सूत्र तो लगा दिया, ये क्या है, भुजाएं हैं, लेकिन हमको भुजा तो कहीं दिया नहीं है कि हम अनुपात निकाल पाए। हमको दिया क्या है, परिमाप दिया, हमको दिया क्या है, परिमाप दिया है। अब चलो ये एक कंडीशन हो गया, ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण ये या फिर कंडीशन 1। अब हम जानते हैं चूंकि, या फिर ऐसे लिखिए चूंकि दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात बराबर दोनों त्रिभुजों के बराबर त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात। ठीक है, क्या है, दो कंडीशन होते हैं। जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है ना वो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, लेकिन जो त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात होता है ना वो भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ये चीजें आपको याद रखना है, जो परिमाप का अनुपात होता है वो भुजा के अनुपात के बराबर होता है, और जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो भुजा के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। क्योंकि परिमाप सीधे सीधे जोड़ लिया जाता है, लंबाई जैसे देखिए तीनों भुजाओं का योग परिमाप होता है, जोड़ने वाले में उसमें स्क्वायर आता नहीं, और क्षेत्रफल में आता क्या, वर्ग मीटर या वर्ग उसमें। तो जब स्क्वायर, क्षेत्रफल में स्क्वायर आता है इसलिए स्क्वायर लगा देते हैं, और परिमाप में स्क्वायर नहीं आता इसलिए सीधे सीधे उसको कर देते हैं। ये याद करने की ट्रिक है। चलिए खैर कंफ्यूज मत होइए। तो दो समरूप त्रिभुजों के जो परिमापों का अनुपात होता है ना वो उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो इनके परिमापों का अनुपात क्या है, देखिए परिमाप क्या है, तो ABC, तो त्रिभुज ABC का परिमाप बटा त्रिभुज PQR का परिमाप बराबर AB बटा PQ। यही तो है ना कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात मतलब बटा में। ठीक है, तो ABC, त्रिभुज ABC का परिमाप बटा त्रिभुज PQR का परिमाप बराबर त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात। संगत भुजाएं मैंने बताया नहीं कि जैसे AB की संगत है PQ, BC की संगत है QR और AC की संगत है PR। तो हमने AB लिया है तो AB बटा PQ। ठीक है, तो AB बटा PQ, AB त्रिभुज का, देखिए ABC त्रिभुज का AB और PQR त्रिभुज का PQ, तो ये दोनों बराबर होंगे। अब इसका परिमाप हमें मालूम है, ABC का परिमाप क्या है, 40 सेमी, क्या है 40 सेमी, बटा PQR का परिमाप क्या है 50 सेमी। तो 40 बटा 50 बराबर क्या आ गया, AB बटा PQ। तो 0 से 0 काट दीजिए, यानी कि क्या आ गया, AB बटा PQ बराबर क्या आ गया, 4/5। ये आ गया ना, AB बटा PQ बराबर 4/5। अब हमें जब ये मालूम हो गया तो हम यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, AB का स्क्वायर बटा PQ का स्क्वायर। तो जब हमें AB और PQ मालूम हो गया तो स्क्वायर लगा के हम लोग हल कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए जगह नहीं है नीचे, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए, तब ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर AB का स्क्वायर। AB बराबर क्या है 4 और PQ बराबर क्या है 5। देखिए AB बराबर 4, PQ बराबर 5, देखिए ना, AB बराबर 4, ऊपर के साथ ऊपर वाला, नीचे के साथ, तो AB बराबर क्या है 4, तो यानी कि 4। और क्या कह रहा है कि जो ABC का क्षेत्रफल वो क्या है, AB के स्क्वायर के बराबर है, यानी कि 4 का स्क्वायर बटा PQ बराबर क्या है 5, तो यानी कि 5 का स्क्वायर। यही तो है ना, देखिए त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल के अनुपात में है। तो और यहाँ पे क्या है, AB का स्क्वायर बटा PQ का स्क्वायर। यही है, देखिए तुलना करना है, हम आपको यही समझाना चाह रहे हैं, यही वाली चीज जो है ना। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि AB बटा PQ को AB बटा PQ बराबर 4/5 को समीकरण 1 में
रखने पर ऐसे लिख सकते हैं कि इसका जो मान है उसको हमने समीकरण 1 में रखा। जब 1 में रखा तो क्या है, ए बी की जगह पे 4 है, पी क्यू की जगह पे 5 है, तो ए बी की जगह पे 4 किया और पी क्यू की जगह पे क्या किया, 5 किया। अब हल कर लीजिए, बराबर 4 का स्क्वायर यानी कि 16, 5 का स्क्वायर यानी कि 25। तो क्या आ गया, इसका अनुपात क्या आ गया, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आ गया, 16/25 यानी कि 16:25, और यही हुआ हमारा आंसर। ठीक है, देखिए सीधा सा कुछ नहीं था भाई, परिमापों का जो अनुपात था 4/5 आया, तो 4/5 का स्क्वायर कर दो, 4 चौको 16/5 है 25। एक नंबर में होता तो 1 सेकंड में कर देते, लेकिन ये था 2 नंबर में, इसमें थोड़ा सा हमको वो कह रहा है भाई बढ़ा के हमको बता के बताओ, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट था, उसी को घुमा घुमा के किया गया है और कुछ नहीं है। फिर से समझिए, इस बार एकदम आसानी से समझ जाएंगे क्या है। देखिए क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 सेमी 50 सेमी है। ठीक है, पहले और दूसरे त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट लगे हैं, आप लोग याद रखिएगा। ये चित्र जैसा था हमने बना दिया, T1 T2 रखिए या ना मत रखिए, क्योंकि ABC PQR उसका नाम इतना ही काफ़ी है। चलिए, तो दो त्रिभुज हमने ये जानकारी के लिए आपके बना दिए, एग्जामिनर को खुश करने के लिए आपको बना दिए। अब हम जानते हैं कि दो जो समरूप त्रिभुज होते हैं ना, उनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वो उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। यानी कि जैसे दो समरूप त्रिभुज, एक समरूप त्रिभुज कौन सा ABC है और दूसरा PQR है, तो इनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात यानी कि बटा में, तो इनको जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा वो इनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। इनकी जो संगत भुजाएं हैं, जैसे AB की संगत भुजा क्या है PQ, BC की संगत भुजा क्या है QR, AC की संगत भुजा क्या है PR। अब आप यहाँ पे AB की जगह पे BC लिख सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे BC लिखेंगे इसकी नीचे वाली भुजा, तो दूसरे वाले त्रिभुज की फिर QR यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर आप AC लिखते हैं यहाँ ऊपर, तो इसका PR लिखना पड़ेगा। आप कोई भी लेकिन संगत भुजा लीजिए, एक भुजा इसकी लीजिए, बटा में एक भुजा इसकी लीजिए। ठीक है, तो वही हमने पहली भुजा, यही हमको अच्छा लग रहा था, तो हमने AB ले लिया, और फिर जब इसका AB लिया तो इसकी संगत भुजा PQ है, तो इसका बटे PQ ले लिया। ठीक है, यानी इसका क्षेत्रफल का बटे क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर बटे भुजा का स्क्वायर। तो चलिए, हमारा आ गया समीकरण 1। अब हमें भुजा तो मालूम नहीं थी, हमको क्या दिया था, ये परिमाप दिया था। तो अब हम एक संबंध और जानते हैं, भुजा और परिमाप में संबंध। भुजा और परिमाप में क्या संबंध होता है कि जो त्रिभुज मतलब दो समरूप त्रिभुजों का जो परिमापों का अनुपात होता है ना, वो उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि परिमाप बटा परिमाप बराबर भुजा बटा भुजा, तो भुजा बटे भुजा। तो जब इसको परिमाप कितना दिया था 40 एक का, दूसरे का 50, तो 40/50 बराबर AB बटा PQ। तो यानी AB बटा PQ बराबर क्या आ गया, 4/5। अब इसके जो मान है उसको क्या किया हमने, समीकरण 1 में रख दिया। तो AB बराबर क्या आया था 4, तो 4, PQ बराबर क्या आया था 5, तो 5। हल कर लिए तो आया 16/25। चूंकि अनुपात कर रहा है तो अनुपात ऐसे लिखा जाता है ना, 16:25। ठीक है, चाहे 16/25 लिखिए, चाहे 16/25 लिखिए। इसको कहते हैं बटे में करना भिन्न के रूप में, इसको कहते हैं अनुपात के रूप में लिखना। ठीक है, चलो समझ में आया, एकदम आसान सा, कुछ नहीं है। फिर से समझिए, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे देखिए, मैं सोचता हूँ कि आपको डिलीवर कर पाऊँ जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ। जब तक आपको समझा न लूँ तब तक उससे आगे ना बढ़ूँ, कितना भी टाइम लग जाए, भले आप मुझे कुछ भी कहोगे, सर लंबा खींचते हो लंबा खींचते हो। चलो देखो, सीधा से एक कॉन्सेप्ट है, दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखने, क्या चीज़, जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वो भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। और जो परिमापों का अनुपात होता है वो भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, बस और कुछ नहीं। ठीक, तो बस वही क्षेत्रफलों का अनुपात रख के भुजाओं का स्क्वायर का अनुपात रखे, लेकिन हमको क्या दिया था, परिमाप दिया था। तो परिमाप और भुजा में हम रिलेशन जानते हैं कि जो परिमापों का अनुपात होता है भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो सिंपल से हमने रख दिया, तो आ गया ये चीज़, और उसको पलट के समीकरण 1 में रख के मान निकाल दिए। ठीक है, चलिए, तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। ठीक है, ये जो भाषा मैंने लिखी है अपने से लिखी है। ठीक है, आप सिंपल सा ये भी कर सकते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर इतना और त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर इतना, और डायरेक्ट इधर रख दो। आप भाषा लिखो चाहे ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन भाषा लिखते जाओ ना। देखो, मैं इसीलिए समझाता हूँ, आप देखिए मैथ्स में ऐसा थोड़ा ना है कि नहीं आपको भाषा यही लिखनी है, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि नहीं आपको यही भाषा लिखनी है। आपको जो अच्छा लगे, जैसे आप समझाना चाहें वैसे आप समझा सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 14। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है, 671, 781 एवं 1441 का मस भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो इसमें तो मैं ऐसा निकालना है, ऐसे करिए, सोल्यूशन डालिए और एक बार ये क्वेश्चन लिख दें, वरना हमको क्या करना पड़ेगा जानते हैं, टाइप करना पड़ेगा। 671, 781 एवं 1441 का मस भाग विधि से क्या है, ज्ञात
कीजिए। यहाँ पे लिखना आसान होता है, टाइप करने के लिए सॉरी, यहाँ 671 था, ठीक है, 671 था, ठीक। चलिए क्या है, अब 671 से क्या करेंगे, 781 में भाग देंगे। 671 से 781 में भाग देंगे, दे दीजिए भाग 671 से। तो 671 एक के 671 घटा दीजिए, एक से एक गया 0, 8 में से 7 गया बचा 1, 7 में से 6 गया बचा 1, 110 है। अब 110 से क्या करेंगे, 671 भाग देंगे 671 में। तो इसको 6 बार ले जाते हैं, 6 बार ले जाएंगे तो 6 0 में 0, 6 के 6 और 6 के 6 यानी कि 660। तो घटा दीजिए, 1 में से 0 गया बचा 1, 7 में से 6 गया बचा 1, 6 में से 6 गया बचा कुछ नहीं। चलो तो फिर 11 से क्या करेंगे, इसको 10 में भाग देंगे, 1 1 0 में। चलो भाग दो, क्या आएगा, 11 10 110, कट गया, कुछ नहीं बचा। यानी कि इन दोनों का मौसा क्या आया, 671 और 781 का मौसा क्या आया, 11 आया। अब ये दोनों का तो मौसा आ गया, लेकिन अभी ये बचा है, तो अब क्या करेंगे, ये बचा है तो इसमें भी भाग देंगे, लेकिन किस संख्या से भाग देंगे, इस 11 से भाग देंगे, क्योंकि इन दोनों का जो मौसा आया है वो 11 आया है। अब इस 11 से इस 1441 में भाग देंगे, दे दीजिए भाग, 11 से 1441 में भाग दीजिए। 11 के 11 कितना बचा, 3 बचा, 14 में से 11 का बचा 3 3, और उसके आगे वाली संख्या क्या है, 4, तो 4 उतार लिए, तो 11 3 33, क्या बचा, 1 बचा, और इसके आगे 1 है उतार लिए, तो 11 के 11 क्या बचा, कुछ नहीं बचा ना, कट गया पूरी तरह से। यानी कि ये जो 11 है वही मौसा हुआ, क्या हुआ, मौसा बराबर क्या आ गया, 11, ठीक है, आंसर समझ में आ। देखिए तो ये 11 है, देखिए इन दोनों का हम जब काटते पीटते हुए निकाले तो 11 लास्ट में बचा, 11 ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया, जहां शेषफल 0 आ जाए वही मौसा होता है। तो इन दोनों संख्या से हमने जब किया था तो 11 मौसा आया था, लेकिन ये वाली संख्या बची थी। अब क्या करेंगे, इस 11 से इस वाली संख्या में भाग देंगे जो बची हुई है। जब इसमें भाग दिए तो 11 ने इसको भी काट दिया, तो यानी कि 11 ऐसी संख्या जो इसको और इसको तीनों को काट दिया, जो तीनों को काट दे वही मौसा होता है। तो अतः मौसा बराबर 11, ये आंसर आ गया 15। इतना तो आप लोग को आता होगा, नहीं आता होगा तो आप लोग सीख लिए होंगे। फिर भी नहीं आ रहा है तो भाई आप पिछली वाली वीडियोस हमारी देख लीजिए, फिर भी नहीं आएगा तो अभी तो बचे हुए हैं 2-3 सेट बचे हुए हैं, आपको समझा दूंगा। उसके बाद भी नहीं आएगा तो प्रभु पूछ लीजिएगा, इतनी कृपया हमारे ऊपर कर दीजिएगा, ठीक है, इतनी कृपया आप हमारे ऊपर कर दीजिएगा, हम आपको तब भी समझा देंगे, ठीक है। चलिए हाँ, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 पे क्या है कि 4 11 16 15 12 5 7 9 10 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका, चलिए पहले इसको भी लिख देते हैं, क्या है, 4 11 16 15 12 5 7 9 10 की माध्यिका ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। हाँ एक बात और है बच्चों, देखिए क्या होता है ना, कभी कभी ये डेटा लिखते टाइम, जैसे हमने क्या किया, बुक से उठाया, इंटरनेट से कहीं से भी आपका क्वेश्चन पेपर निकाला, बाई चांस उसमें मिसप्रिंट है या भद्दा है, मुझे नहीं दिखा, मैंने यहाँ पे जैसे 7 के बजाय 4 के बजाय 8 लिख दिया, कुछ भी डेटा यहाँ पे बदल गया, मैंने उसके हिसाब से हल किया। तो क्या होता है कि जो पेपर में कुछ और आया था, मैंने यहाँ पे 1-8 डिजिट गलती हो गया, जैसे क्वेश्चन उतारने में गलती हो गया, एक भी नंबर आगे पीछे हो गया तो आंसर इधर उधर आ जाता है। तो उसमें क्या होता है, बच्चे कहते हैं कि सर नहीं आंसर ये वाला नहीं ये वाला होगा। तो यार एक बार आप देख लिया करिए ना कि क्वेश्चन कौन सा है, मैंने क्वेश्चन के हिसाब से आंसर लाया है, वो छापने में या फिर लिखने में मुझसे गलती हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन उतारने में गलती होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आंसर जब हल करेंगे तो हल करने में भी गलती होगी। लेकिन आप देखिए इसका मकसद क्या है, जो भी मैं प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ इसका मकसद क्या है, आपको रास्ता पता होना चाहिए कि ड्राइव कैसे करना है, आपको ये तरीका मालूम होना चाहिए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन कुछ भी रहे, आंसर कुछ भी रहे, उससे मतलब नहीं है। आपका मतलब क्या है कि सही रास्ता आपको जानना चाहिए कि इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो हमको कैसे करना। अब जरूरी थोड़ा ना कि यही क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, आपको तो रास्ता मालूम होना चाहिए ना। तो अगर कभी कभी ऐसा हो जाए गलती तो आप बता दिया करिए, ठीक है, कमेंट में कि हाँ सर आपने प्रश्न लिखने में ये गलती की है, या फिर इस पॉइंट में आपसे भूल हो गई, आपने 2 के बजाय 1 लिख दिया, 1 के बजाय 2 लिख दिया, ऐसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए हम भी मनुष्य हैं, मनुष्य से गलती होती रहती है। चलिए हाँ, अगर कहीं रास्ता गलत बता दिया हूँ, आपको क्वेश्चन का तरीका गलत बता दिया हूँ तो वो बात अलग है, तब आप हमसे कंप्लेंट करिए, बताइए, बिल्कुल बेझिझक होकर बताइए, ठीक है। वही तो कहता हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि हाँ सर यहाँ पे गलती हुई, ये हुई है या क्या चीज़ हुआ है, ठीक है, हमको वो सहज से स्वीकार है। चलिए आते हैं, क्या है, इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो बेटा माध्यिका क्या होती है ना, माध्यिका का पहले संख्या लिख लीजिए, क्या है, श्रेणी बराबर ऐसे, श्रेणी बराबर क्या है, 4 11 16 15 12 5 7 9 और 10,
ठीक है, ये श्रेणी है, ये श्रेणी है, डेटा कहो, श्रेणी कहो, जो भी कहो, ये श्रेणी है। अब क्या करना है, इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। तो माध्यिका क्या होता है, सम के लिए अलग सूत्र होता है माध्यिका का और विषम के लिए अलग होता है। चलिए वो बताते हैं। पहले क्या करिए, इसको जो भी श्रेणी मिले, आप हमेशा ये ध्यान रखिए, जो भी श्रेणी आपको मिला करे उसको आप क्या करिए, आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिख लीजिए। तो इसमें क्या होता है, आरोही क्रम में लिखना पड़ता है। किसमें, आरोही क्रम में। उसको एक सिस्टम से सेट कर लीजिए, जो भी आगे पीछे नंबर्स मिले उसको एक बार एक सिस्टम से, एक सीरियल से सेट कर लीजिए। तो आरोही क्रम में लिखने पर ऐसे लिखिए, आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर लिख दीजिए। आरोही क्रम में, आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 4 है, 4। फिर उससे बड़ी क्या है, 5। तो 4, 5, 7, 9, 10, 7, 9, 10। फिर क्या है, 11, 12, 15, 16, 11, 12, 15, 16। ठीक है, आई थिंक सब संख्याएं हो गई। कौन कौन सी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने पद हैं टोटल, पद बराबर 9। यहाँ पे गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि सारी संख्याएं उतर गई। तो सारी संख्याओं को हमने क्या किया, आरोही क्रम में लिख लिया। ये संख्या एक सीरियल से, ठीक है, छोटे से बड़े की ओर। अब इसमें पद कितने हैं, पद यानी कि कितने संख्याएं हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 पद हैं। ठीक है, इन पदों को क्या बोलते हैं जानते हैं बेटा, पद को हम बोलते हैं एन, एन से दर्शाते हैं। ठीक है, स्मॉल एन, ठीक, छोटा वाला जो होता है एन से दर्शाते हैं। तो पद बराबर एन हो गया। अब ये क्या है, जो एन है ये क्या है, एक विषम संख्या। क्या है, एक विषम संख्या है। एक विषम संख्या है ना, ये 9 क्या है, विषम है। अगर ये 10 होता है, जो 2 से कट जाए वो सम होता है, जो 2 से ना कटे वो विषम होता है। ठीक है, तो ये 2 से नहीं कट रही है, तो ये क्या है, विषम संख्या। अब विषम संख्या के लिए जो पदों का वो होता है, जो माध्यिका होती है, अतः माध्यिका बराबर क्या होती है जानते हैं, n+1/2वां पद, पद। ठीक है, n+1/2वां पद। अगर ये विषम संख्या है, n जो है विषम है, तो उसके लिए सूत्र यही होता है n+1, यानी कि n-1/2वां पद। n क्या है, 9 है ना, तो 9 + 1/2वां पद, ऐसे वां पद लिखते जाओ। ठीक है, अब देखो 9 एक कितना होता है, 10, 10/2वां पद। ठीक है, अब 2 × 2 = 2, 5 = 10, यानी कि क्या आया, 5वां पद। तो ये माध्यिका क्या होगी, माध्यिका बराबर क्या आ गया, 5वां पद। 5वां पद कौन सा है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5वां पद कौन सा है, 10 है, यानी कि 10। यही हुआ हमारा आंसर। समझ में आया। देखिए क्या कह रहा है, ये हमको एक श्रेणी दी हुई थी। ठीक है, उसका क्या कह रहा था कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। ढेर सारी संख्याएं दी हैं, उसका हमको माध्यिका ज्ञात करना है। तो ऐसे जो भी था श्रेणी हमने ऐसे लिख लिया। उसके बाद श्रेणी को क्या करेंगे, आरोही क्रम में हम लिखेंगे। कुछ भी रहेगा तो एक बार उसको सिस्टम से लिख देंगे, छोटे से बड़े की ओर। तो आरोही क्रम में हमने लिख दिया। अब उसमें लिखने पर क्या होता है, ऐसे आया 4, 5, 7 ... इतना आ गया हमारे पास। अब इसमें पदों की संख्या गिनेंगे, क्योंकि माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमको पदों की संख्या की जरूरत पड़ती है। पद यानी कि n, तो पद को हम n से दर्शाते हैं। तो पद यानी कि n बराबर कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 पद है। और ये क्या है, पदों की संख्या क्या है, विषम संख्या है। अब जब विषम संख्या है तो विषम के लिए ये सूत्र होता है। ठीक है बेटा, ये जो होती है माध्यिका बराबर, ये जो होता है ये सूत्र होता है। ठीक है, अगर पदों की संख्या विषम है तो माध्यिका बराबर n+1/2वां पद। तो n कितना था, 9, तो 9 + 1/2वां पद, यानी कि 9 × 1 = 10, 10/2 यानी कि 5। तो 5वां पद। तो 5वां पद कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5, 5वां पद ये है। तो 5वां पद क्या है, 10। तो 10 यही आंसर है। अब देखिए, अगर आप आरोही क्रम में ना लिखते ना, तो गलती क्या होती, आप यहां से गिनिए 5वां पद, 1, 2, 3, 4, 5। 5वां पद कौन सा है, 12 है। 12 है ना, आप यही लगा के चले आते। बाई चांस ये चीज आपसे पूछ लिया जाता बहुविकल्पी पे, आप 12 लगा के चले आते और आपका आंसर गलत आता। इसीलिए एक सीरियल से लिखना जरूरी होता है। ठीक है, तो माध्यिका बराबर ये आ गया 5वां पद। 5वां पद हमारा था 10, तो 10 यही आंसर आया। तो ये माध्यिका का बेटा सूत्र होता है, इसको याद कर लो। ठीक है, विषम के लिए ये वाला होता है, सम के लिए दूसरा सूत्र होता है। चलो, अगर नहीं समझ में, जो भी क्वेश्चन आपको ना समझ में, आप तुरंत हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, जब भी हमारा वो होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको इंक्लूड कर दिया करेंगे। ठीक है, अभी तो रिवीजन चल रहा है ना, इसको इंक्लूड कर देंगे। या फिर अगर आपको पर्सनली चाहिए, केवल कॉपी पे लिखा हुआ, तो आप उसको बताएंगे, तो हम उसको इंस्टाग्राम पे हमसे पूछ लीजिए, हम इंस्टाग्राम पर आंसर कर देते हैं आपको पूरा पेपर के साथ, बढ़िया से आंसर यहाँ पे लिख के जो भी रहता है समझा भी देते हैं। उसमें 1-2 लाइन नोट के रूप में, ऐसे नोट के रूप में हम लिख भी देते हैं, जो भी रहता है समझाने वाला, कि हाँ यहाँ पे ये इस तरीके से किया गया है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे।
क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है बेटा कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यदि उसका परिमाप 26 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन आ गया होगा आपका, क्या कह रहा है कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो ऐसे लिखिए माना आयत की चौड़ाई बराबर क्या है, x सेंटीमीटर है ना, x सेंटीमीटर। माना आयत की चौड़ाई बराबर x सेमी, तब आयत की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 5 सेमी। यही तो कह रहा है क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई उसके चौड़ाई से 5 सेमी अधिक है, तो जो आयत की लंबाई है वो उसके चौड़ाई से 5 सेमी अधिक है, यानी कि हमने आयत की चौड़ाई मानी थी x, तब आयत की लंबाई क्या हो जाएगी, x प्लस 5। अब आप कहेंगे सर पहले तो हम जब भी पढ़ते हैं तो पहले लंबाई लिखते हैं फिर बाद में चौड़ाई लिखते हैं, चौड़ाई बाद में लिखी जाती है पहले लंबाई, लेकिन आपने यहाँ पे पहले चौड़ाई क्यों माना है? भैया हम चतुर हैं, हमने क्वेश्चन को देखा तो हम समझ गए क्या कह रहा है कि आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो यानी कि सबसे पहले हम x मानते हैं ना, तो x अगर इसको मानेंगे आयत की चौड़ाई बराबर x, तब आयत की लंबाई बराबर x प्लस 5। अगर हम पहले आयत की लंबाई बराबर x मानते तो चौड़ाई क्या है, कम होती 5 सेंटीमीटर, तो x माइनस 5 करते। अगर हम लंबाई बराबर मतलब आयत की लंबाई x मीटर मान लेते, x सेंटीमीटर, तब चौड़ाई क्या होती, x माइनस 5 होती, क्योंकि जो चौड़ाई है वो लंबाई से 5 सेंटीमीटर कम है, या फिर जो लंबाई है 5 सेंटीमीटर चौड़ाई से ज़्यादा है। ठीक है, जितना चौड़ाई है उससे 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है लंबाई, तो वही है। तो अगर लंबाई को आप x मानेंगे तब चौड़ाई x माइनस 5 मानोगे, चौड़ाई में से 5 घटाओगे, और अगर चौड़ाई को आपने x माना है तब लंबाई में 5 जोड़ोगे। सिंपल सा कॉमन सेंस है भाई, जो भी चौड़ाई है, चौड़ाई जो है वो लंबाई से 5 सेंटीमीटर कम है, या फिर जो लंबाई है ना भाई वो चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है। अरे यही 5 अगर इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, सिंपल सी बात है। समझ में आया? समझ में आ गया हो तो आगे चले। चलो भाई, इतना तो आप लोग नहीं समझ में आया, थोड़ा सा सोचना कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दो कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि जो भी आयत की चौड़ाई है ना वो लंबाई से 5 सेंटीमीटर कम है, या फिर जो भी आयत की लंबाई है वो चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो चौड़ाई अगर x है तो लंबाई क्या हो जाएगी, x प्लस 5। ठीक, चलो अब क्या कह रहा है, यदि उसका परिमाप 26 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए, तथा आयत का परिमाप कितना है, 26 सेमी। ठीक है, ये आयत का परिमाप दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का, चूंकि ऐसे लिखिए, चूंकि आयत का परिमाप बराबर क्या होता है बेटा, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ये तो याद होगा ना, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई कितना है, तो ऐसे लिखिए 2, सॉरी अब यहाँ पे परिमाप कितना दिया हुआ है 26, तो परिमाप की जगह पे 26 लीजिए, बराबर का चिन्ह था तो बराबर, यानी कि और उसके बाद 2। लंबाई कितना है हमने निकाला है, x प्लस 5, क्या है, x प्लस 5, प्लस था तो प्लस, चौड़ाई कितना है, x है तो x लिख दीजिए। अब हल कर लीजिए, तो 26 बराबर 2, x कितने हो गए, 2x हो गए, क्या हो गए, 2x प्लस 5, तोड़ दीजिए ब्रैकेट, 26 2 दूना 4x प्लस 5 दूना 10, तो 4x बराबर क्या हो गया, ये 26 माइनस 10, अरे ये 10 इधर जाएगा ना, तो 26 माइनस 10 बराबर 4x। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 26 में से 10 गया, क्या बचा, 16 बटा 4, इधर नीचे आ गया तो 4, तो 4 कम 4, 4 चौका 16, तो x बराबर क्या आ गया, 4। यही हो गया, ये क्या हो गई, चौड़ाई। अतः चौड़ाई बराबर 4 सेमी, तब लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, चौड़ाई प्लस 5 है, यानी कि चौड़ाई कितनी है, x प्लस 5 है, चौड़ाई प्लस 5 लिखिए चाहे x प्लस 5 लिखिए, वो आपकी मर्जी है। तो x प्लस 5, तो x कितना है 4, तो 4 प्लस 5 बराबर 4 5 9 सेमी। ठीक है, यही आ गया हमारा आंसर। समझ में आया क्या था, सिंपल सा था। क्या कह रहा था, 2-3 चीज़ें दिया था। क्या दिया था कि जो आयत की चौड़ाई है, जो आयत की लंबाई है उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो हमने चौड़ाई माना था x, तो लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है, यानी कि x प्लस 5। तब आयत का परिमाप हमने ये दिया था तो इसको लिख लिया। फिर हम जानते हैं कि चूंकि आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो आयत का परिमाप 26 था, तो 26 बराबर
2, लंबाई कितना था x + 5 प्लस चौड़ाई कितना था x, तो रख दिया, यहाँ पे हल किया तो ये क्या आ गया 26 बराबर 4x + 10। तो 4x इधर गया या फिर कहीं भी मत रखो, 26 10 इधर गया तो 26 - 10, तो 4x बराबर 26 - 10 यानी कि 16। तो 4x बराबर 16 है तो x बराबर क्या आ गया 16/4, तो 4 × 4 4 चौको 16 यानी कि x बराबर क्या आ गया 4। जब x बराबर 4 आया यानी कि चौड़ाई 4 आई तो लंबाई क्या आ जाएगा x + 5 यानी कि 4 + 5, 4 + 5 कितना होता है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक चीज़ मैं बताऊं बच्चों, देखो आपको परिमाप और क्षेत्रफल वाले में तो हो सकता है कन्फ्यूजन हो, उसको चलिए बाद में बताएंगे, लेकिन परिमाप वाले सूत्र में कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए परिमाप किसी भी आकृति का हो, ये जैसे आयत है, ये जैसे वर्ग है, तो परिमाप क्या होता है जानते हो, बाहर वाली माप, ये जो बाहर वाली नाप है। ठीक है, जैसे ये वर्ग है, वर्ग की मान लो एक भुजा 2 है तो ये तीनों भुजाएं क्या होगी 2 2 ही होंगी ना, चारों भुजाएं मान लो 2 हैं, तो परिमाप क्या है 2 + 2 + 2 + 2 यानी कि 2 2 4 2 6 2 8। परिमाप क्या हो गया, परिमाप क्या हो गया 8 हो गया। ठीक है, अब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख दो, मीटर में है तो मीटर लिख दो। अब देखो ये आयत है, मान लो आयत की लंबाई क्या है 6 मीटर है और चौड़ाई क्या है 4 मीटर है, तब परिमाप यानी कि अगर ये आयत में क्या होती है आमने सामने एक भुजा बराबर होती है ना, तो अगर 6 ये है तो ये भी 6 हो गया, ये 4 है तो ये भी 4 हो गया, तो परिमाप क्या होता है सभी चीज का जोड़, यानी कि आप पटरी लेके ऐसे नाप लो चारों तरफ कितना लंबाई है, लंबाई चौड़ाई टोटल कितनी है, तो 6 4 10 6 16 4 20 क्या है 20, तो 20 मीटर में था तो मीटर लिख दो। ठीक है, तो परिमाप क्या होता है वही बाहर की माप, अगर कोई भी चीज़, ये खेत है बड़ा सा, उसको नापने को कहे तो आप ऐसे किनारे किनारे लेके मीटर नाप लो, तो वही चारों तरफ का जो माप है वही परिमाप होता है, परिमाप। ठीक है, तो बाहरी तरफ से पूरा उसका माप वही होता है परिमाप। अब देखो इसको 6 4 10 6 16 4 20, अब वही चीज़ को क्या किया 2 लंबाई प्लस चौड़ाई ऐसे सूत्र में बना दिया, लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि 6 4 10 और 10 का कर दो 2 गुना, तो 10 का 2 गुना क्या आएगा 20, वही आएगा ना, चाहे इसे किनारे किनारे अलग से नापो चाहे एक साथ नाप लो, तो सिंपल सा लॉजिक होता है और कुछ नहीं। अब देखिए वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए क्या करता है भुजा का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, और 2 2 अलग से जोड़ो 2 2 4 2 6 2 8, वो भी सॉरी भुजा का स्क्वायर कह रहे हैं 4 गुणे भुजा। ठीक है, वर्ग का परिमाप जो होता है 4 गुणे भुजा, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, ओ सॉरी 2 2 4 2 6 2 8, ये 8 सेंटीमीटर, चाहे ऐसे करो चाहे 4 गुणे भुजा कर दोगे, 4 गुणे 2 यानी कि 8, तो यही होता है परिमाप यानी कि बाहर वाली माप। ठीक है, चलो तो ये आपका इधर का क्लियर हुआ 17 नंबर का क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 पे, 18 नंबर क्या है जानते हैं, वो बारंबारता पे बेस्ड है। बारंबारता यानी कि भाई सारणी बनानी है यार, सारणी वाला तो भाई साहब इतना वो है ना कि आप कुछ भी बना दो, सारणी वाले में आप कुछ भी बना के चले आओ, क्योंकि आपको वर्ग अंतराल अपने से मानना है। कुछ लोगों को यही टफ लगता है, मैं तो कहता हूँ भाई यही सबसे सरल है। 18 नंबर पे आते हैं, क्या निम्नलिखित आंकड़ों के लिए 5 का वर्ग अंतराल लेके बारंबारता सारणी बनाइए। तो ऐसे लिखे सोल्यूशन, और यहाँ पे लिखे आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लिखने पर। क्वेश्चन आपका आ गया होगा, आरोही क्रम में लिखने पर कर लीजिए, आरोही क्रम में लिख लीजिए। क्या है 2 फिर 4 फिर 8 फिर 11 फिर 16 फिर 16 के बाद लिखिए 20 फिर 20 के बाद लिखिए 25 25 फिर लिखिए 28 फिर 30 फिर 40 फिर 48 30 फिर 40 फिर 48, कितनी हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो ये आरोही क्रम में लिख लीजिए। अब क्या बनाना है इसका, ऐसे सिंपल सा आप लोग टेबल एक ठो बना लीजिए। ठीक है, उसमें कर दीजिए एक तरफ कर दीजिए वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, अंग्रेजी माध्यम वाले जान लें, इंग्लिश मीडियम वाले क्लास इंटरवल। ठीक है, इधर लिखिए बारंबारता, बारंबारता। ठीक है, इधर लिखिए बारंबारता। अब मन हो तो आप लिख दीजिए टैली चिन्ह, टैली चिन्ह। आप जब भी बारंबारता बनाओ यार तो टैली चिन्ह लिख दिया करो। ठीक है, चलो टैली चिन्ह में कुछ होता नहीं। तो बारंबारता हम कहाँ से माने, क्योंकि ये देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है 2, तो ऐसा वाला वर्ग अंतराल लो जिसमें 2 आ जाए। तो शुरुआत से लेते हैं, 0 से 5 ले ले, 0 से 5 के बीच में 2 आ जाएगा, तो चलिए 0 से 5, ये आप कुछ भी ले सकते हैं भाई, 1 से 5 ले लो, आपका मर्जी है। ठीक है, 1 से 5 नहीं, सॉरी इसके आगे एक चीज़ और है कि इसके लिए 5 का वर्ग अंतराल लेके बारंबारता सारणी बनाइए। ये सॉरी पढ़ना मैं भूल गया, 5 का वर्ग अंतराल लेके, यानी कि जैसे मैंने 0 से 5 लिया है, आप अगर 1 से लेंगे तो 1 से 6 लो, फिर 6 से लो 11, 6 5 11, 1 5 6, फिर 11 से लोगे 17 तक, सॉरी 11 से लोगे 16 तक, 1 11 5 16, तो 5 5 का अंतर पे लेना है। ठीक है, 5 का वर्ग अंतराल लेकर बारंबारता सारणी बनाइए। तो मैंने 0 से 5, 5 से 10, ठीक है, फिर 10 से 15,
फिर 15 से 20, फिर 20 से 25, 20 से 25 और छोटा छोटा कर लेते हैं इधर, 20 से 25, इधर 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और क्या है 40 से 45 और 45 से 50। ठीक है, ऐसे बना लीजिए भाई, थोड़ा सा जगह मेरे लिए कम पड़ गया, आप अपना देख लेना, आपको खैर कॉन्सेप्ट समझना है और क्या। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या करते हैं, 0 से 5, 0 से 5 के बीच में कौन कौन आ रहा है, 2 4 आ रहे हैं, ये देखिए दोनों क्या है 0 से 5 के बीच में आ रहा है, यानी कि बारंबारता क्या हो गई 2। अब कितनी संख्याएं हैं 2, तो ऐसे 2 डंडा खींच दीजिए। अब आज आपको बता देते हैं टैली चिन्ह का यूज़ क्या होता है। जैसे देखिए मैं बताता हूँ, 5 से 10 के बीच में संख्याएं खोजनी है, तो 5 से 10 के बीच में ये भी है, देखिए ऐसे दो तरफ उंगली रख लीजिए, चलिए पेपर का काम नहीं है। देखिए 5 से 10 के बीच में ये आ रहा है ना, ये भी 8 है 5 से 10 के बीच में, वैसे एक डंडा खींचेंगे और यहाँ पे बारंबारता लिखेंगे 1। उसके बाद ये यहाँ पे 11 बाहर चला गया, 11 से कोई मतलब नहीं। चलिए फिर अगले में आते हैं 10 से 15, तो 10 से 15 के बीच में ये आएगा, हाँ यानी कि एक डंडा, उसके आगे कुछ है नहीं है, तो यह बारंबारता भी 1 हो गई। फिर देखिए 15 से 20, 15 से 20 के बीच में, तो 15 से 20 के बीच में ये आएगा, 20 नहीं आएगा क्योंकि 20 चला जाएगा, 20 से 25 वाले में, यानी कि यहाँ भी 1 आया और यहाँ भी बारंबारता 1 लिखेंगे। फिर ये संख्या है, ये डंडा है, ठीक है भाई, ये डंडा है, ये संख्या है। अब उसके बाद देखिए 20 से 25, 20 से 25 के बीच में ये आएगा, हाँ आएगा, तो एक ऐसे यहाँ पर डंडा खींचिए, यहाँ बारंबारता भी 1 हुई। फिर 25 से 30, 25 से 30, तो 25 के 30 के बीच में ये और ये दोनों आएंगे, यानी कि एक संख्या आई ये इधर डंडा, फिर एक ये आया इधर डंडा। अब दोनों डंडा आप गिनोगे कितने हैं, 2 डंडे हैं, यानी कि यहाँ पे ऐसे 2 लिखेंगे। चलो फिर आते हैं 30 से 35, 30 से 35 के बीच में सिर्फ ये आएगा, यानी कि एक डंडा और यहाँ पे एक। फिर 35 से 40, 35 से 40 में कोई नहीं है, क्योंकि जो 40 है ना बेटा, वो 40 जो है वो 40 से 45 वाले में जाएगा, ठीक है। तो 35 से 40 में कुछ नहीं है, तो डंडा कोई नहीं होगा, यहाँ पे ऐसे 0 लिखेंगे। फिर उसके बाद, या फिर आप अगर करना चाहें इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हमको तो पता नहीं कौन आएगा कौन नहीं, तो ऐसे 0 लिख दीजिए, ठीक है। और नहीं पता, और आपको अगर पता लग जाता है तो इस कॉलम को मत लिखो, नहीं लिखना है तो, और लिखना है तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इस पर 0 और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख सकते हो। फिर इधर आओ, फिर कौन सा आया 35 से 40 वाला ना, हाँ। फिर 40 से 45 में कौन आ गया, 40 आएगा, यानी कि एक डंडा, ये एक डंडा और यहाँ पे एक संख्या। फिर 45 से 50 वाले में ये एक और यहाँ पे एक, ऐसे ही आपका बन गया ये बारंबारता सारणी, ठीक है। तो ये आज का आपका 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व हुआ। 2020 में 2 बार पेपर्स हुए थे, एक बार निरस्त हो गया था, इस वजह से दोबारा कराया गया था। ये वाला जो पेपर है ना बेटा, ये निरस्त हो गया था, इस वजह से इसको दोबारा कराया गया है। तो ये पार्ट 1 था, नहीं सॉरी पेपर 1 था, अब पेपर 2 कराएंगे। 2020 में 2 पेपर्स हुए थे, तो पेपर 2 कराएंगे अगले वीडियो से। और फिर आपको जानकारियाँ दे ही दे। वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इधर है हमारा इंस्टाग्राम पवन केसरवानी 910 और ये है हमारा टेलीग्राम पोडियम क्लासेस। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर आप हमसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं, हम आपको डायरेक्ट आंसर करते हैं, और टेलीग्राम पे उन्हीं आंसर्स को अपलोड करते हैं जिससे सारे बच्चे देख पाएँ, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन पूछा रहेगा, मैं उसको कुछ भी आंसर दिया रहूँगा, तो वो टेलीग्राम पर रहता है। तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने से आपको काफ़ी ढेर सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, उस पर मैं इसी तरीके से अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। तो खैर करिए अपने मन का, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, और एग्ज़ाम बड़ा नज़दीक है भाई, लगता है 9 से 15 के बीच में कह रहे थे। इसके देखिए मेरे पास आधिकारिक पुष्टि तो नहीं कर सकता, लेकिन एक उम्मीद है कि 9 से 15 के बीच में एग्ज़ाम होगा। 9 से 15 मतलब ये जान लीजिए 15 तारीख के अंदर पूरी संभावना है एग्ज़ाम होने की, ठीक है। बढ़ भी सकता है, लेकिन बढ़ने के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा भाई, 15 से पहले ही एग्ज़ाम हो जाएगा जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग तैयारी जमकर करते रहिए, तब तक के लिए राम राम, बाय बाय।